नमस्कार, मैं अवधेश यादव। कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जल्द जुड़ रहे हैं फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीत गुप्ता सर। थोड़ा सा हम वेट कर लें, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अवनीत सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। नमस्कार। डॉक्टर अवनीत सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश यादव। कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी में आपका स्वागत। अब आ रही है आवाज आपको? हाँ मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। सर आप शुरू करें सर आज का सेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी। थैंक यू सो मच सर। सर देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना चल रहा है, कोविड धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, एक खुशी की खबर है हम सबके लिए। तो जी सबसे पहले जो सवाल आता है, आप कार्डियोलॉजिस्ट फील्ड से हैं, कि हार्ट रोगियों को कोरोना होने का ज्यादा खतरा रहता है? पहला सवाल आपसे सर। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोविड के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उम्मीद यही है कि कुछ दिनों में काफी कम हो जाएंगे। हृदय रोगियों के लिए अगर हम बात करें तो उनको कोविड होने का खतरा ऐसा तो अधिक नहीं होता है, उतना ही खतरा होता है जितना कि किसी आम जनमानस के लिए होता है। लेकिन हाँ, अगर हृदय रोगी को किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं और उनको और भी सिस्टम्स की कई बार बीमारियां रहती हैं और मल्टीपल मेडिसिन चलती हैं और इन सारी चीजों की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको कोविड से जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके होने का खतरा बाकी जनमानस की तुलना में अधिक रहता है। तो डेफिनेटली ये बात तो है ही कि हार्ट पेशेंट को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए और कोविड से बचने के लिए जो भी नियम कानून जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए और साथ में जी जो हार्ट की दवाइयां अपनी लेते हैं वो सुचारू रूप से लेते रहें। सर, कोरोना की दूसरी लहर जो हर जी किसी के लिए गंभीर रही है, सर बस आपसे पर्सनली जानना चाहूंगा, क्या अनुभव का आपका एक्सपीरियंसेस रहे? अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। देखिए, पहली लहर की तुलना में अगर देखा जाए तो दूसरी लहर काफी ज्यादा विनाशकारी रही है और जी पर्सनली भी अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे सगे संबंधी इससे प्रभावित हुए और कुछ सर, लोगों को कईयों हम को लोगों ने खोया छूट है इस देश दिया। ने, कईयों को बिल्कुल, खोया है इस देश ने। हर इंसान ने, हर देश के नागरिक ने किसी न किसी अपने सगे संबंधी को खोया है और आई थिंक कोई भी इससे अनअफेक्टेड नहीं रहा है। और जी जी दूसरी बात ये भी है कि पहली लहर की तुलना में जो इसमें इस दूसरी लहर में जो रोगियों का अगर हम लोग एज ग्रुप देखें तो वो भी कहीं पहले से डिफरेंट है। यंग एज के लोग, बहुत सारे यंग डॉक्टर्स हम लोगों के जो कलीग्स थे, उनको भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलनेस रही और इवन कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। तो किसी भी एज ग्रुप के लोग इससे अछूते नहीं रहे हैं और अब तो जो बच्चे हैं उनमें भी इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक पहली की तुलना में ये काफी अधिक विनाशकारी रही है। जी जी। सर, जो हृदय रोगी है या जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, क्या जी वो ऐसी सावधानी बरतें कि आगे चलकर उन्हें कोई परेशानी ना हो?
देखिए जो हार्ट पेशेंट्स हैं और अब वो कोविड से रिकवर कर चुके हैं, तो दो चीजों पे मैं विशेष क्योंकि ध्यान देना सर हम चाहूंगा। लोग थोड़ा आपको हम टोकेंगे यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे थे पोस्ट कोविड की। जी कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी खबर है लोगों के लिए। पर अब जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जो भी हार्ट पेशेंट्स है, जो जनरल लोग हैं, तो क्या ऐसी सावधानियां बरतें कि अब आगे चलकर उन्हें ऐसी कोई परेशानी ना हो? देखिए वही मैं बता रहा हूँ, दो चीजों पर मैं इसमें इसको डिवाइड करना चाहूंगा इस आंसर को। एक तो जो जी उनको कोविड होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन, जिसको कि हम कहते हैं कि पोस्ट कोविड हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट कोविड हार्ट केयर, तो जो पेशेंट्स कोविड से पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, उन्हें जी इनिशियली 3-4 हफ्तों में कोविड रिलेटेड दूसरी तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने का कुछ खतरा रहता है। जैसे कि जो थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस, माने कि जो ब्लड की नसें हैं उनमें ब्लड के क्लॉट्स बन जाना, ये हार्ट की नसों में हो सकता है, ब्रेन की नसों में हो सकता है, कभी कभी पैर की नसों में भी हो जाता है। तो इसके लिए जी अगर आपके चिकित्सक आपके ऊपर कुछ टेस्ट करके अगर उनमें ऐसा आता है कि हाँ इस तरह की चीजें होने की अंदेशा है या संभावना है, तो हो सकता है कि पोस्ट कोविड पीरियड में कुछ समय तक आपको वो ब्लड पतला करने की दवाइयां कंटिन्यू करें। जी दूसरी बात, जो लंग्स में जो डैमेज हुआ है कोविड की वजह से, उसको रिकवरी में 3 से 4 हफ्ते का दोबारा से समय लगता है। उस पीरियड में आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, कोई दूसरा कीटाणु जैसे कि कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस आपके लंग्स में, जो कि हाल ही में जिनको इन्फेक्शन से निकल कर आए हैं, वो डैमेज ना कर दे। तो आपको जी विशेष रूप से सफाई का ध्यान रखना है। खाने पीने में विशेष ध्यान रखना है कि आप हेल्दी हाइजीनिक फूड खाएं, हाथ धोते रहें, और बाहर वालों से जितना हो सके अभी अवॉइड करें, मिलना जुलना, बाहर अननेसेसरी एक्सपोजर जितना हो सके अवॉइड करें। तीसरी बात है कि कुछ स्पेसिफिक कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, यानी कि फेफड़े की जो झिल्ली है उसमें हवा भर जाती है, या आप जैसे आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। तो जो भी जी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनको कि लंबे समय तक स्टेरॉइड दिया गया है या कोविड के लिए वो लंबे समय तक ट्रीटमेंट पर रहे हैं, या जिनकी शुगर बढ़ी हुई थी, अनकंट्रोल डायबिटीज थी, तो ये सब लोग इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रोन रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम होता है, जैसे कि आपको अचानक से सांस लेने में दिक्कत बढ़ गई, या आपका जो ऑक्सीजन लेवल तो कल तक 93-94% चल रहा था, आज अचानक से कम होकर 90 के नीचे आ गया, या आपको नाक में कुछ दर्द होने लगा, या नेजल डिस्चार्ज होने लगा, या मुंह में कुछ दर्द होने लगा, या सर में दर्द होने लगा, आंख में सूजन आ गई, तो किसी भी तरह का अगर कोई सिम्टम होता है जो कि आपको लगता है कि हाँ रूटीन से थोड़ा अलग हटकर है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगले 3-4 हफ्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि ये पीरियड है जिसमें कि आपको अपनी रिकवरी का ध्यान रखना है, और कोई नई होने वाली प्रॉब्लम्स स्पेशली जो पोस्ट कोविड पीरियड में देखने को मिलती हैं, उनसे जी बचना है। अगर सही समय पर आपकी इस प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर लिया जाए या पता कर लिया जाए, तो बेशक इसमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स का उचित निदान और उपचार संभव है। बिल्कुल सर। एक और चीज सर अगला मैं बताना चाहूंगा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे रोगी आ रहे हैं जिनको कि पोस्ट कोविड पीरियड में बहुत सारा स्ट्रेस है। उनको जी छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई तो उनको लगता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में आजकल देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं इस तरह के, जैसे आपको छाती में दर्द होता है, या चलने पर सांस फूलती है, या छाती के बीचों बीच हिस्से में सीने में भारीपन होता है, तो बेशक आप एक बार अपने डॉक्टर से जाकर उसका चेकअप करा लें। और अगर चेकअप ठीक आता है तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप रिलैक्स रहने की कोशिश करें, हेल्दी खाना खाएं, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं, और समय के साथ जो रिकवरी है वो पूरी तरह से ज्यादातर लोगों में हो जाती है। सर अगला क्वेश्चन आप है ये कि बहुत से लोग हैं, कोरोना से कम शायद हार्ट अटैक से ज्यादा मौतें हो रही हैं। लोग घबरा जाते हैं, उनको साधन नहीं मिल पाते, संसाधनों का अभाव हो जाता है। कभी हार्ट अटैक से ज्यादातर देखे गए केसेस जिन्हों की मृत्यु हो जा रही है। सर कैसे देखते हैं आप इतने बड़े संस्थान में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपने भी देखा होगा कि लोग कोविड से तो डेथ हो रही है, पर हार्ट अटैक से भी कुछ ज्यादा डेथें हुई हैं। देखिए अगर हम कंपेयर करें तो कोविड की जो मोर्टलिटी है, जो उसमें मृत्यु दर है, वो करीब 0.1% आएगी या 0.2%, या जो कि जी एक आम जनरल पॉपुलेशन में अगर हम लोग रेट निकालें, जिनकी एज ग्रुप ज्यादा है या जिनको कोई और डायबिटीज या कोई अदर बीमारियां हैं, उनमें ये करीब जी 1% से 2% के बीच में आ सकती है। दूसरी जी चीज, अगर हम हार्ट अटैक की मृत्यु दर की बात करें तो ये करीब 3 से 5% होती है, तो ये करीब 10 गुना ज्यादा है या उससे भी कहीं ज्यादा है कोविड की तुलना में।
तो हार्ट अटैक अपने आप में एक अलग बीमारी है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि समय रहते अगर डायग्नोसिस हो जाए, जो गोल्डन आवर्स हार्ट अटैक के बाद बोले जाते हैं, तो बेशक हार्ट को और मरीज की जान को दोनों को ही बचाया जा सकता है। तो कोविड पीरियड में भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई ऐसे हार्ट से संबंधित कोई रेड फ्लैग साइंस हो रहे हैं या कोई ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं जो कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो बेशक हमें इसको बिना नजरअंदाज किए, बिना समय गंवाए तुरंत अपने रोगी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए और उनके हृदय की प्रॉपर जांच करानी चाहिए। और अगर उसमें जांच में आता है कि कुछ इनको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका उचित उपचार कराना चाहिए। कोविड के भय से हम मरीज के हृदय को या हृदय की बीमारी को नजरअंदाज कर दें, तो ये तो खतरे से कम खाली नहीं है। ये काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, और कई लोगों को ऐसा हुआ है कि कोविड के डर से वो लोग समय पर अस्पताल नहीं गए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब परेशानी बढ़ी तब लेकर गए, तो तब उनके टेस्ट हुए, उनको पता चला कि उनको हार्ट में डैमेज हो गया। तो एक बार हृदय की मसल अगर डैमेज हो जाती है, तो फिर उसको दोबारा से पूरी तरह से ठीक कर पाना कई बार संभव नहीं होता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जरा सा भी शक लगता है या कोई इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो बेहतर है कि आप उसकी पर जांच करा लें, ताकि समय रहते आपकी बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। सर एक आम भाषा में अगर बात करते हैं हम लोग गोल्डन आवर की, जैसे आपसे मैंने पहले बार सुना है कि गोल्डन आवर, इसको सर आम भाषा में हम कैसे, एक पेशेंट है उसको कैसे समझाएंगे गोल्डन आवर? देखिए, कोई ऐसा रोगी जिसको कि हृदयाघात या हृदय से संबंधित परेशानी हो रही है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि छाती के अगले हिस्से में भारीपन हो रहा है या दर्द हो रहा है जो कि जबड़े तक जा रहा है, कंधों में जा रहा है, हाथों में जा रहा है, या कभी कभी पीठ के पिछले हिस्से में भी चला जाता है, साथ में कुछ भारीपन के पसीना हो रहा है या सांस में दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ ऐसे वार्निंग सिम्टम्स हम लोग कहते हैं जो कि हार्ट अटैक की तरफ संकेत या इंगित कर सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं और हार्ट अटैक की शुरुआत हो रही है, तो हार्ट अटैक की शुरुआत होने से या सिम्टम्स होने से जो इनिशियल 6 से 12 घंटे का समय होता है, पहले 6 घंटे बोला जाता था, फिर से 12 घंटे कर दिया गया, तो ये पीरियड विंडो पीरियड कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर इस पीरियड में मरीज को अस्पताल लेकर पहुंच जाया जाए और उपचार शुरू कर दिया जाए, तो हृदय की मसल को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। एक बार जब मरीज हृदयाघात का मरीज या हार्ट अटैक का मरीज 12 घंटे के बाद अगर अस्पताल पहुंचता है, तो उसके हृदय में बहुत कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जो कि डैमेज परमानेंटली हो चुका होता है, और भरसक प्रयास करने के बाद, अच्छी दवाइयां देने के बाद या सबसे बेहतरीन एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी पूरी हार्ट की मसल में जो डैमेज हुआ है शायद उसको वापस ला पाना संभव ना हो, और आपको जो मरीज है उनको पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ डैमेज हार्ट के साथ ही से जीना पड़ता है। तो यही हम लोग बार बार इस चीज को एम्फेसाइज करते हैं कि आपको गोल्डन आवर्स में ही ट्रीटमेंट लेना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट अटैक के लिए बोला जाता है कि टाइम इज मसल, मतलब समय रहते अगर आप पहुंच जाएं तो आप अपने हृदय की मसल को, मांसपेशी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। सर ऐसी अगला सवाल आता है सर, ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको हम घर पे रख सकते हैं इस कोविड टाइम में, जो घर पर जो पेशेंट्स हैं घर पे चेक कर लें अपनी डिवाइस से कि वो ठीक है, उनको मेजर कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ डिवाइस? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई भी डिवाइस और उससे जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसका जो इंटरप्रिटेशन है, ये पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में होता है, और एक डॉक्टर या एक चिकित्सक ही उसका सही इंटरप्रिटेशन कर सकता है। हाँ, अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो आप अपना 2-3 चीजें मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना पल्स ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, वो पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर कर सकते हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर और पल्स रेट मॉनिटर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनसे मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ आपको किसी चिकित्सक के लगातार संपर्क में भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना चिकित्सकीय संपर्क के इन चीजों की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तो इससे आपको एक तो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है। जरा सा आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा तो आप पैनिक हो जाएंगे, या आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप पैनिक हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि इन चीजों की मॉनिटरिंग की तभी इंपॉर्टेंस है जब इसके साथ हम ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन कर पाए या आपको बेहतर बनाने के लिए कुछ दवाइयां दे पाए। तो आपको ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग अपने चिकित्सकीय गाइडेंस में ही करनी चाहिए, और जैसा भी आपके डॉक्टर जिनको भी आप कांटेक्ट में हैं या जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके अनुसार ही, उनके एडवाइस के अनुसार ही इनको यूज करना चाहिए। सर एक सवाल आ जाता है कि अगर हम लाइफ को 2 सर्कल में बांटते हैं, बिफोर 40 साल और 40 साल के बाद 50-55 जो भी एज है,
अगर हार्ट पेशेंट की बात आती है, अगर हार्ट में कोई दिक्कत है, दोनों को कैसे देखेंगे सर? एक यूथ हो जाता है, एक सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो कहाँ देखिए कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो? हार्ट की बीमारियों के लिए दोनों ही एजेस अपने आप में एक अलग तरह का चैलेंज सामने लाती हैं। ओल्ड एज में या हम अगर पोस्ट मिडिल एज की बात करें, जो 50, 55, 60 इयर्स के लोग हैं, उनमें जब हार्ट अटैक जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, तो वहाँ चैलेंज ये आता है कि कई बार उनके साथ कई सारी जुड़ी हुई और बीमारियां रहती हैं, जैसे उनको डायबिटीज हो सकती है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर हो सकता है, कभी कभी साथ में किडनी की बीमारी हो सकती है, या कोई ब्रेन की पुरानी बीमारी की हिस्ट्री रहती है। तो ऐसे में जब हम लोग हार्ट की बीमारी के लिए जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो कई बार बाकी सिस्टम्स के लिए जो दवाइयां चल रही हैं उनके साथ उनके कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होते हैं। तो ऐसे में बात आती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, जिसमें कि हमें बाकी सिस्टम्स को भी साथ में देखते हुए एक स्पेसिफिक पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान में ये रखनी होती है कि जो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे किसी और सिस्टम पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि जब एज ज्यादा होती है, तो कई बार जो इस तरह की जब हम पेशेंट की टेस्ट करते हैं या जो जांच करते हैं, तो अगर उनको लंबे समय से बीमारी रही है, तो कभी कभी बीमारी की जो सीवियरिटी रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, और कई बार ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ट्रीटमेंट फिर भी पॉसिबल होता है। और प्रॉपर एक हम लोग टीम वर्क की तरह अगर वर्क करते हैं, जिसमें कि हम और सिस्टम्स के स्पेशलिस्ट को भी इंक्लूड करके, तो हम बेशक इस तरह के पेशेंट्स को भी अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सर अगला सवाल जी। यूथ यूथ के लिए आपने पूछा, तो यूथ जी में एक चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है कि कई बार यूथ में जो हार्ट अटैक होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और उसकी जो मॉर्टेलिटी होने के चांसेस रहते हैं वो काफी अधिक रहते हैं। उसका कारण ये है कि यूथ में जो कॉमन हार्ट अटैक होने का कारण है वो हार्ट के जो ब्लड सप्लाई है उसमें ब्लड का थक्का बन जाने की वजह से होता है। और कभी कभी ये थक्का बनने से हार्ट की ब्लड सप्लाई अचानक से कट ऑफ हो जाती है, और जो बाकी हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं या जो बाकी हार्ट है वो इस तरह की कम ब्लड सप्लाई के लिए शायद प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो उतने ही डिग्री के हार्ट अटैक से जो मसल में डैमेज होता है वो यूथ में कहीं ज्यादा होता है, जितना कि किसी ज्यादा एज के लोगों में होता है जिनको कि पहले से हार्ट की बीमारी रही है। तो कई बार इस तरह के पेशेंट्स में जैसे सुनने में आता है कि अचानक से इनको छाती में दर्द हुआ और अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही नहीं उनको बचाया जा सका, या कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो यूथ के लिए ये जरूरी है कि उनको अपने हार्ट के लिए और अपने लाइफ स्टाइल के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। आप अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करें, जो व्यसन है जैसे कि स्मोकिंग या धूम्रपान या शराब का सेवन या जंक फूड का सेवन या सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैठे रहना, मोबाइल या टीवी से चिपके रहना, इन सारी चीजों को जितना आप हो सके अवॉइड करें। अगर आप अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, अच्छा संतुलित आहार लेते हैं, 25-30 मिनट के लिए डेली वॉक करते हैं, व्यायाम करते हैं, तनाव नहीं करते हैं, और यदि किसी यूथ को ब्लड प्रेशर है, मोटापा है या कोलेस्ट्रॉल है या शुगर है, तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल करके रखें, तो बेशक यूथ को हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। सर अगला सवाल आता है कि कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं, क्या ठीक होने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक होने के बाद दो तरह की एक्सरसाइज बताई जाती हैं। एक तो जो लंग्स या जो फेफड़े से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि फेफड़े को फुलाना, पिचकाना, बॉल्स स्पायरोमेट्री या बैलून्स की एक्सरसाइज कई बार बताई जाती हैं, या प्रोन पोजीशन में लेटने की एक्सरसाइज बताई जाती है। तो ये एक्सरसाइज तो आपकी जो लंग फंक्शन है उसकी रिकवरी के लिए जरूरी होती है। ये वाली एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। जो फिजिकल ब्रिस्क एक्टिविटीज वाली एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि तेज दौड़ना या साइकिलिंग करना या ट्रेडमिल चलाना, ये एक्सरसाइज शुरुआती 3-4 हफ्तों में कोविड पेशेंट या जो रिकवर हो गए उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पीरियड में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से या एक्सर्शन करने से आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है या जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है। तो एक बार आप पूरी तरह से रिकवर कर जाएं, उसके बाद अपने फिजिशियन की गाइडेंस में ग्रेडेड एक्सरसाइज स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक्सरसाइज करें। एकदम से बहुत हैवी या बहुत ज्यादा एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज आपको कुछ शुरू के 3-4 हफ्तों के लिए अवॉइड करना चाहिए। सर एक छोटा सा सवाल आ जाता है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, हार्ट जो भी हार्ट्स है इसके लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी
आप बताना चाहेंगे जो अभी रिसेंट में इजाद हुई हैं, जिनसे जो भी बीमारी है उनको जल्दी पता कर सकते हैं हार्ट से रिलेटेड? मेडिकल टेक्नोलॉजी इसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, और हमने कोविड के केस में भी देखा है कि कितनी जल्दी जल्दी मेडिसिन डेवलप की जा रही हैं, कितनी जल्दी जल्दी उसके लिए जो आवश्यक टेस्ट हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं कार्डियोलॉजी की, तो हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप हुई हैं, जैसे कि अगर हम पेस मेकर की बात करें तो पहले पेस मेकर करीब इतना बड़ा होता था, आजकल सिर्फ कैप्सूल के साइज का पेस मेकर आ गया है। इंटरवेंशंस की बात करें तो उसमें स्टेंट्स की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है, एब्जॉर्ब होने वाले स्टेंट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। इवन रोबोट से एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के लिए भी मशीन्स डेवलप की जा रही हैं। एंजियोप्लास्टी करते समय जो टेक्निक है, जो स्टेंट का प्लेसमेंट है, या जो जहां पर बैलून लगाना या जो ब्लॉकेज है उसको करेक्ट करना, तो वो बेहतर तरह से किया जा सके, इसके लिए प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें कि हम साथ में अल्ट्रासाउंड या साथ में सीटी स्कैन की हेल्प भी लेते हैं, और प्रिसाइजली जहां से जहां तक ब्लॉकेज है उसको प्रॉपरली नाप कर उतना ही बड़ा, जितना आवश्यक है उतना ही बड़ा स्टेंट प्लेस करते हैं। और स्टेंट प्लेसमेंट के बाद भी वो प्रॉपरली प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं जिसको हम प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसके अलावा इमेजिंग में देखा जाए तो कार्डिक एमआरआई, न्यूक्लियर इमेजिंग, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं। सिमिलरली जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसमें भी बहुत सारी ड्रग्स पिछले आई थिंक 5 या 6 ईयर्स में डेवलप हो गई हैं, हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट अटैक के लिए। तो बहुत सारी फील्ड्स में डेवलपमेंट हुए हैं और ये आगे भी होते ही रहेंगे। सर आखिरी सवाल, आपका काफी समय ले लिया, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सर जिनकी उम्र 50, 55 या 60 साल के ऊपर है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हर कोई अपने माता पिता के लिए चिंतित है कि कहीं कोरोना उन्हें प्रभावित ना कर दे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको उनका वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन से एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे कोविड के बाद, उनके होने की दर काफी हद तक कम हो जाती है अगर आपने प्रॉपरली वैक्सीनेशन का कोर्स लिया हुआ है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आवश्यक नहीं है तो अभी कुछ दिनों के लिए उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर आवश्यक बहुत पड़ता है या आवश्यकता बहुत पड़ती है तो बाहर निकलते समय अपना प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और बाहर से आने के बाद या किसी भी बाहरी चीज के संपर्क में आने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ करें साबुन पानी से या सैनिटाइजर से। अगर संभव हो तो अपने कपड़े वगैरह बदल कर रहें। तीसरी बात यह है कि अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर या डायबिटीज या कोई हार्ट की बीमारी के लिए दवाइयां ले रहे हैं और आप अपने डॉक्टर से अस्पताल में जाने से डर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क कर लें, या तो उनसे फोन से कर सकते हैं, या बहुत सारे चिकित्सक इसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे आप फॉलो अप कर लें। जब दवाइयां या जो भी चिकित्सकीय सलाह है उसको पूरी तरह से पालन करें, आपको अपनी मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए। और फाइनली अगर आपको ये सब करने के बाद भी कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, दिक्कत आती है, तो बेझिझक बिना डरे प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए अस्पताल पहुंचे, अपनी जांच कराएं, और जैसा आपके चिकित्सक सलाह देते हैं उसका पालन करें। डरे नहीं, घबराए नहीं, ये समय है जो थोड़े समय में मुझे लगता है और बेहतर हो जाएगा, और बहुत जल्दी इसमें चीजें डेवलप हो रही हैं, और आने वाले समय में हम लोग इसका और बेहतर प्रिवेंशन और उपचार आई थिंक देख पाएंगे। एक सर नया शब्द भी और आया कि कोरोना हारेगा देश जीतेगा। कोरोना इसके बारे ऑलरेडी में हार रहा है, देश जीत रहा है। बिल्कुल, रफ्तार काफी कम हो गई कोरोना की। जी जी जी। सर आपने काफी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। निश्चित तौर पे आपसे जो सुझाव दिए हैं उनसे हमें मदद मिलेगी। आप सर जो भी इस व्यूवर सुन रहे हैं, हमारे व्यूवर्स, कानपुर पेज के जो भी व्यूवर्स इसको सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर सर से सुझाव ले सकते हैं, उनके क्लिनिक पर जाके टेलीमेडिसिन या उनके माध्यम से सलाह ले सकते हैं। सर बहुत ही सहज एवं सरल है। हमारे साथ कई बार सर के साथ इंटरेक्शन हुआ है, हर बार सर ने यस किया है, जिसके लिए हम सर आपके आभारी हैं। थैंक यू आप सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद अवधेश जी, प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सभी दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोग सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, और किसी भी परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अपना ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी परेशानी को सही समय पर पता करना और उसका निदान करना। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।